स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सकुशल होंगे। मैं आज जो टॉपिक ले आया हूँ वो कोई अलग टॉपिक नहीं, वो भौतिक विज्ञान में पढ़ाने चल रहा हूँ आपको। पूरी तरह लूसेंट से मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाने चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि विज्ञान जीएस के लिए इतना पढ़ना बहुत ही नॉर्मल सा सही रहेगा आपके लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। एक बार पेज सेट कर लेते हैं जिससे आपको स्क्रीन पे पूरी तरह दिख जाए। ठीक है, चलिए पहले भौतिक विज्ञान के बारे में देख लेते हैं कि लिख रहे हैं भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, कह रहे विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा तथा उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा इनके हिसाब से है, द्रव्य और ऊर्जा के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होंगी उनके बीच के अध्ययन करेंगे, परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। भौतिक प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिक विज्ञान के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात कह रहे हैं ये, आगे कह रहे हैं मात्रक के बारे में आपको बता रहे हैं। मात्रक क्या है? किसी राशि को मापने का निर्देश मानक मात्रक कहलाता है। किसी भी राशि को मापने का निर्देश मानक मात्रक कहलाता है। जैसे आप समझिए एक गिलास पानी, मैं मानता हूं कि एक गिलास पानी से ही आपको सब चीज नापना है, तो आप एक टंकी पानी को कहोगे कि ये 100 गिलास पानी है। एक नॉर्मल सा उदाहरण देख लो, तो जैसे आपने 1 मीटर को आधार मान लिया, आप कहोगे कि यहां से दिल्ली की दूरी, आपके घर से दिल्ली इतने मीटर है। ठीक है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। दो प्रकार के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जिनकी उत्पत्ति नहीं जो मूल रूप से है, और व्युत्पन्न जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों के प्रयोग से हुई है। 7 प्रकार के मूल मात्रक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिणाम। देखिए लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ के परिणाम की बात करेंगे मोल। ठीक है, आगे बात करेंगे। एसआई मात्रक में समतल कोण को रेडियन से नापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन से नापते हैं। ठीक है, ताप के बारे में बात करें, ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं और नया भी डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है, आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड के नाम से नापा जाता था शुरुआत में, अब इसको हर्ट्ज नाम कर दिया गया। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति क्या है? 1/t, यानी 1/, आवर्तकाल 1/, समय। एक सेकंड में कितनी बार वो कंपन करता है उसको नापते हैं, उसी को कहते हैं आवृत्ति। जो तीव्रता कैंडला शक्ति से नापते थे, जो पुराना है, अब कैंडला सीडी नाम से इसको दिया गया है। ठीक है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में चली गई प्रकाश की, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर चलेगा उसी को प्रकाश वर्ष कहेंगे। कितनी दूर चलता है? लगभग एक प्रकाश वर्ष बराबर लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसी को बराबर में 10⁻16 भी लिख सकता हूं। देखिए ये 10 के बराबर है राउंड में, इसको कह सकता हूं 10⁻16 मीटर। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है छोटी मोटी परीक्षाओं में और आप गलत करके आते हो। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, जिसको आप कैलकुलेशन करके देखिए 3.08 × 10⁻16 मीटर होगा। बल को सीजीएस पद्धति में डाइन से नापते हैं और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, मतलब 1 न्यूटन जो है वो करीब करीब 1 लाख डाइन के बराबर होता है। कार्य को सीजीएस पद्धति में अर्घ से नापते हैं और 1 जूल बराबर 10�7 अर्घ। पूछ सकता है, वैसे बहुत कम चांसेस रहता है पूछ ले, आपको सीटेट वगैरह में हो सकता है पूछ ले। 10 की विभिन्न घातों का प्रतीक। भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मापने के लिए 10 की घातों में व्यक्त किया जाता है, यानी 10 के घातांकों में व्यक्त करेंगे और उस हिसाब से नापेंगे। देखते हैं आगे क्या लिख रहे हैं, देख लेते हैं, आने दीजिए इनको। ठीक है, कुछ यहाँ पे पैमाने दिए गए हैं जिसके हिसाब से करेंगे। एक्सा 10⁻18 को एक्सा बोलते हैं, 10⁻15 को पेटा बोलते हैं, 10⁻12 को टेरा बोलेंगे, 10⁻9 को गीगा बोलेंगे, 10⁻6 को मेगा बोलेंगे, 10⁻3 को किलो बोलेंगे, 10⁻2 को हेक्टो बोलेंगे और 10⁻1 को डेका बोलेंगे। ये सभी मीटर के हिसाब से है।
ठीक है। इधर 10 की घात -18 को एटा बोलेंगे, 10 की घात -15 को फैक्टो बोलेंगे, 10 की घात -12 को पीको बोलेंगे, 10 की घात -9 को नैनो बोलेंगे, 10 की घात -6 माइक्रो बोलेंगे, 10 की घात -3 को मिली बोलेंगे, 10 की घात -2 को सेंटी बोलेंगे, 10 की घात -1 को डेसी बोलेंगे, ठीक है। गति के बारे में देख लेते हैं। गति क्या है? किसी पिंड का अपने स्थान को छोड़ने की प्रवृत्ति को ही गति कहेंगे, ठीक है। अदिश राशि गति को दो प्रकार से रखेंगे। गति एक होता है अदिश में और एक होता है सदिश में। देखते हैं अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब देखिए ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा तो नहीं है, दिशा नहीं है, केवल और केवल उसकी मान है। परिमाण का मतलब उसका कुछ मान है, जैसे कि 10 मान है तो उस दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। फिर से देखते हैं वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। ध्यान रखिएगा चाल जो है वो अदिश राशि है लेकिन हम वेग को सदिश राशि में रखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा, ताप और दाब को भी अदिश राशियों में रखा जाता है। विद्युत धारा का भी कोई दिशा नहीं होता। सदिश राशियां, सदिश राशियां वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग निश्चित करने के नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि आदि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी को कह रहे हैं दूरी किसी दिए गए पथ पर चले गए किसी पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे। किसी दिए गए समानांतर में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मार्ग की लंबाई यानी पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, ठीक है। ये बात रखिएगा। दूरी सदैव धनात्मक में होगी। दूरी क्या होगी? सदैव धनात्मक में होगी। यहाँ पे विस्थापन के बारे में देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं पथ के लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसके एसआई मात्रक मीटर है, दोनों का एसआई मात्रक मीटर होगा। याद रखिएगा जैसे ये है एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है, मान लो ये रास्ता है ऐसे जाने का, तो दूरी क्या होगी? इस रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहेंगे, जबकि इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी पटरी से नाप लूंगा, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल की विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। चाल क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इतना याद रखिए, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत कुछ नहीं देखना। वेग के बारे में देखेंगे। वेग में क्या होगा? यहाँ पे दूरी के बजाय विस्थापन कर देंगे। वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। क्लियर है? बस दूरी के बजाय जहां विस्थापन रखा वहां पे वेग आ जाएगा। याद रखिएगा चाल एक अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। चाल एक अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। त्वरण के बारे में देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को देखिए, त्वरण को v से डिनोट किया, त्वरण को a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को वेग परिवर्तन की दर को, v से अगर वेग कहूं, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा भाई? वेग का मीटर पर सेकंड होता है तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसे मंदन नाम से भी जाना जाता है। अगर निगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो इसे मंदन कहेंगे। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, त्वरण पॉजिटिव है तो उसको क्या कहा जाता है? धनात्मक त्वरण कहा जाता है। प्रक्षेप गति, जब इस तरीके की गति करे, जैसे किसी गेंद को हवा में फेंकी जाए और इस तरीके की गति करे तो उसे कहेंगे प्रक्षेप गति, ठीक है। देख लीजिए जब कोई पिंड ऐसी नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न हो, तो पिंड के वेग का परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड के समतल में वक्र पथ निर्मित करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहेंगे। वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसा मैंने बताया, यही याद रखिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। धनुष से निकला बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से निकला गोला, ठीक है, बच्चे द्वारा फेंका गया बॉल, ठीक है, पानी का गिरना, ये सब कैसे आएंगे? ये सब आएगा प्रक्षेप गति में। हमेशा याद रखिएगा प्रक्षेप गति हमेशा परवलयाकार होती है। क्या होती है? हमेशा परवलयाकार होगी, ठीक है। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, ये याद रखिएगा। प्रक्षेप गति द्विविमीय गति है। अगर आप थोड़ा सा भी फिजिक्स जानते हो, देखो मैंने जो इमेज बनाया ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही बनाया है।
जेड एक्सिस की बात की नहीं किया, तो ये क्या हो गया 2D हो गया। इसी को द्विविमीय गति को ही 2D कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। प्रक्षेप को अधिकतम ऊंचाई के फेंकने के लिए 45 डिग्री का कोण करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो फेंकना है ये 45 डिग्री पे ही मैक्सिमम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने कभी पढ़ा है भौतिक विज्ञान को कक्षा 9, 10, 11, 12 में, तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। कुछ भी नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप कोण थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों क्षैतिज परास समान होगी। सीधी बात है भाई, देखो cos थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, इससे नहीं समझते हैं, ये गलत हो जाएगा, इससे समझेंगे गलत माना जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक तरीके से बता देता हूं, ये याद रखिएगा। जो मेरे द्वारा बोली गई बातें हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो। मैं अगर आपको फिजिक्स बता रहा हूं तो ये आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। देखिए ये रहा 90, अगर ये यहाँ पे थीटा बन रहा है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे, हमेशा इनका क्षैतिज परास एक जैसा ही होगा। ठीक है, प्रक्षेप के अधिक उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए अधिकतम बिंदु पे v बराबर 0 हो जाता है, यानी अधिकतम बिंदु पे पहुंचने के बाद पिंड अपनी गति को खो देता है, यानी शून्य वेग में आ जाता है। अब चलिए वृत्तीय गति के बारे में देखते हैं। वृत्तीय गति के बारे में समझ लीजिए, कोई चींटी गोल मेज की तरफ ऐसे चक्कर लगाए, जैसे यहाँ पे चींटी है, अगर ये चक्कर लगाए तो वो किस तरीके की गति करेगी, वो करेगी वृत्तीय गति करेगी। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, यदि एक समान चाल से गति करता है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। ठीक है, वेग की दिशा देखिए इधर जा रही थी, ये इधर जा रहा था, अब इस पॉइंट पे इधर जाने लगा, तो वेग की दिशा हमेशा बदल जाएगी। डोरी से बंधे गए पत्थर वृत्ताकार गति को दिखाता है। और वो जो मैंने बताया कि एक मेज पे, गोल मेज पे आप चींटी को रख दीजिए, वो भी वृत्ताकार करेगा। कोणीय वेग की बात करते हैं, कोणीय वेग क्या होगा भाई देखते हैं। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। वृत्ताकार मार्ग में गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूमती है उसे कोणीय वेग कहेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए चित्र में, ये देखिए ये चित्र बना, मान लो ये यहाँ पे थी चींटी पहले और वो चींटी यहाँ पहुंच गई। ठीक है, ये जो बनाया थीटा वही कह रहे हैं कि कोणीय गति क्या है, 1 सेकंड में कितना चला, थीटा कोण चला, यही जो मान है वही होगा कोणीय गति। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा गया है। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इनके बारे में कुछ नहीं देखना। देखिए अगर 2 पाई n से कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके काम की चीज नहीं है। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, ये कक्षा 11 के बेसिक में मिल जाएगा। आपने अगर कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ी है तो आपको ये देखने की आवश्यकता ही नहीं। न्यूटन के गति के समीकरण, न्यूटन ने 1887 में गति के 3 समीकरण दिए। कौन कौन से दिए देखिए। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो सीधी रेखा में चलेगी जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इनके अनुसार कोई पिंड है, अगर वो रखी है तो जिंदगी भर रखा रहेगा, और अगर कोई पिंड चल रहा है तो जिंदगी भर चलता रहेगा अगर उस पे कोई बाह्य बल न लगा जाए। क्यों रुक जाता है भाई, कहोगे कोई पिंड हमेशा तो चलेगा नहीं, तो घर्षण जो लगता है वो बाह्य बल है। यहाँ पे घर्षण जो है बाह्य बल लगता है। घर्षणहीन सतह पर खिसका दिया जाए किसी पिंड को तो वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा न्यूटन के हिसाब से। इसी को न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कक्षा 9 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, 9th एनसीईआरटी मिल जाएगा, बहुत बेसिक है। ठीक है, 9th एनसीईआरटी मिल जाएगा। और इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी आप कह सकते हो। बाह्य बल के अभाव में किसी पिंड, किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यदि कोई बैठा है तो बैठना ही पसंद करेगा, उठना नहीं चाहता। यदि कोई खड़ा चल रहा है तो रुकना नहीं चाहता।
ठीक है। ये जो गुण है ना, ये हर वस्तु में पाया जाता है। इसी को कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रथम नियम को प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तित कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। ठीक है, बल एक सदिश राशि है, जैसा मैंने बताया ये बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 1 मिनट देख लेते हैं आपका चैट चल रहा है या नहीं। ठीक है भाई, चल तो रहा है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व के कुछ उदाहरण, जड़त्व के कुछ उदाहरण देखिए। जड़त्व, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसके बैठे हुए यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। कभी हुआ है कि ट्रेन में बैठे रहो, ट्रेन में आप बैठे हो, अचानक ट्रेन चली तो आप आगे की तरफ धक्का महसूस करते हो। ठीक है, आगे की तरफ धक्का महसूस कर नहीं सॉरी पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हो। अगर वो ट्रेन आगे की तरफ चल रही है तो आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते। आप अपनी जड़त्व, आप एक पिंड की तरह व्यवहार करते हैं। आप अपनी जड़त्व के कारण अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन तो चल दी, आपकी स्थिति हो गई। चलती हुई मोटर कार में अचानक रुकने पर बैठे हुए यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं और बहुत तेज है तो गिर जाते हैं। ठीक है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पूछा जाता है कई बार छोटी मोटी परीक्षाओं में, मैंने इसको डील किया है, इसको जानते रहिए। किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। संवेग क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उसका संवेग कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पे जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं, संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग को p से डिनोट करते हैं और इसको mv, p बराबर mv। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा भाई? इसका मात्रक होता है किलोग्राम और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। सिंपल है, ये देखिए यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण समझ में आ रहा है? अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। मैंने पिछले दिनों, मैं खुद लूसेंट कभी पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मुझे लगा, मैंने कुछ दिनों पहले कुछ छोटी मोटी परीक्षाएं दी थी, उसकी वजह से मुझे लूसेंट पढ़ने के बजाय मुझे यूट्यूब पे कुछ लोगों के वीडियोस देखने को मिले। उन्होंने इतना गलत सही पढ़ाया हुआ है कि मुझे विवश होकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। कि मुझे लगा कि मैं तो मान लो एडजस्ट कर लिया, लेकिन आप कैसे एडजस्ट करोगे? तो आज मैं समय निकाल के आपके लिए इसलिए लूसेंट का मैं बना रहा हूं। बाकी मैं आईएएस पीसीएस के लेवल में ये सबको नहीं रखता हूं। फिर भी आप जान लीजिए, क्या पता आपका कमजोर हो, आप साइंस के बैकग्राउंड के नहीं होते हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण। हाँ भाई, फिजिक्स एमएससी करने के बाद, अगर मैथ और साइंस से एमएससी करने के बाद दोबारा इतनी छोटी छोटी चीजें देखनी पड़े तो फिर बेकार है। फिलहाल देखते हैं, हम अपनी बात पे आते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि संवेग की जो दर है, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यानी संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यदि आरोपित बल को F से, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण को A से डिनोट करें और पिंड का द्रव्यमान m लूं, तो क्या होगा? कह रहे हैं न्यूटन का द्वितीय समीकरण कि जो बल होगा वो द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यही है बल का नियम और इसी को गति का द्वितीय नियम कहते हैं, न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रथम नियम दूसरे नियम का अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सेशन को बढ़ाते हैं। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मुझे मोटिवेट करिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट रहे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पूरा लूसेंट आपको पढ़ा दूंगा ऐसे हंसते हंसते। ठीक है, और यकीन मानिए मेरे द्वारा बोले गए शब्द एकदम आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। न्यूटन की तृतीय समीकरण, न्यूटन के गति का तृतीय समीकरण, कह रहे हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं इसको। न्यूटन के इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पे कोई क्रिया की जाती है तो वो वस्तु द्वारा उसकी प्रतिक्रिया देता है, तो वही लिखेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाला को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है,
नाव के किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है, रॉकेट उड़ाने पर वो पीछे की तरफ धक्का मारता है। ठीक है, तो ये चीजें रॉकेट को उड़ाने के लिए नाव से जब जंप मारते हो नाव पीछे चली जाती है, गोली चलाते बंदूक पीछे की तरफ धक्का मारता है। ये सब किसकी उदाहरण? न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण का। कभी आ जाए आपको डील करने के लिए तो आप इसके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसी से निकला है। यदि कणों की किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय पर कुल संवेग, उस निकाय पे कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद में संवेग बराबर होता है। देखिए कह रहे हैं कि अगर बाह्य बल ना लगाया जाए किसी पिंड पे तो इसका संवेग यानी mv हमेशा बराबर रहेगा, संरक्षित रहेगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेग संरक्षण के नियम की बात करें, आवेग की बात करें, आवेग को इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, आवेग को इंपल्स बोलते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस पर आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल यानी संवेग में परिवर्तन। देखो आवेग को आप अपने जीवन में प्रयोग करते हो। आवेग मतलब कहते नहीं बहुत आवेग में आ गए हो, एक थोड़े समय के लिए जब बल को थोड़े समय के लिए किसी वस्तु में बल को लगाया जाता है तो वो आवेग कहलाता है। आवेग एक सदिश राशि है। ठीक, सदिश क्यों होगा भाई? बल सदिश राशि है, समय अंतराल कोई पता ही नहीं है क्या होता है। मात्रक क्या होगी इसकी? देखिए मात्रक क्या होगी? बल का न्यूटन होता है, इसका टी होगा, समय होगा, तो न्यूटन सेकंड होता है, एनएस से डिनोट करते हैं, तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। सीधी बात है। अब केंद्रीय बल की बात करेंगे। ठीक है, अब केंद्रीय बल की बात, अब केंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में चलती है तो उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा समझिएगा एकदम से। पृथ्वी की बात करेंगे यहाँ पे, देखो जैसे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो इसका इस तरफ यानी अंदर की तरफ केंद्र की ओर एक बल लगता है, एक बल लगता है, उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय फोर्स। ठीक है, इसका मान क्या होता है? इसका मान इस त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इनके द्रव्यमान और वेग के वर्ग के गुणनफल के अनुपाती होता है, यानी F बराबर mv²/r। यही होता है भाई, इसको याद कर लीजिए। कभी आपको पूछ लिया कि अभिकेंद्रीय बल की फार्मूला लिखिए तो आप कहोगे mv²/r। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अगर सेशन आपको लग रहा हो कि ज्यादा तेज चल रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लो पढ़ाऊंगा। चलिए अब केंद्रीय बल की बात करेंगे। जब अब केंद्रीय बल अंदर की तरफ लगता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक स्यूडो फोर्स यानी एक छद्म फोर्स, जिसको वो झूठा बल बाहर की तरफ लगता है विपरीत दिशा में, उसी को कहेंगे अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल। आज जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना की जाती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। यह एक छद्म बल है या जड़त्वीय बल कहते हैं। जड़त्वीय बल भी नाम दे दिया जाए कभी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, कपड़ा सुखाने की मशीन में दूध से मक्खन निकालने आदि में अपकेंद्रीय बल का उपयोग किया जाता है। देखिए दूध का मक्खन हम करते हैं ऐसे गोल गोल घुमाते हैं मक्खन निकालने के लिए ना, दही में गोल गोल घुमाते हैं। यादवों के घर में आपको देखने को मिलेगा, या पुराने जमाने के कृष्ण भगवान को आप देख लीजिए। ठीक है, कृष्ण भगवान भी देख लीजिए, उनकी माँ यशोदा मक्खन बनाती थी। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है मौत के कुएं में। मौत का कुआं भी इसी का उदाहरण है, और भी उदाहरण है, आप पढ़ लीजिए। बल अगुण की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझिएगा। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। एक अक्ष के परितः
एक अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को कहेंगे बल आघूर्ण। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल आघूर्ण क्या होगा, बल गुणे आघूर्ण की भुजा। यानी आप समझ लीजिए बल आघूर्ण क्या होंगे, बल गुणे आघूर्ण भुजा। और ये क्या होगा, जब बल की बात आ जाएगी तो ध्यान रखिएगा, जब भी बल की बात आएगी तो ये एक सदिश राशि होगा। क्या होगा भाई, सदिश राशि होगा। और इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। चलिए अभी बैटरी लो हो गई है और चलिए इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। मैं इसके बाद के लेक्चर मैं पारी पारी से आपको देता हूं, पर डे के सिलेबस में आपको देता रहता हूं, ठीक है।